नमस्कार दोस्तों, आज हम देखेंगे भारतीय संविधान में वन लाइनर प्रश्न जो बनते हैं उसके बारे में। तो सबसे पहले इसमें हम देखेंगे भारतीय संविधान का संवैधानिक विकास कैसे हुआ। तो इसमें पहला है रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के बारे में। पहला पॉइंट है, भारत में एक सुनिश्चित शासन प्रणाली को आरंभ करने वाला अधिनियम था। तो था मित्रों रेगुलेटिंग एक्ट 1773। रेगुलेटिंग एक्ट किस वर्ष लागू हुआ था? तो 1774 ईस्वी में रेगुलेटिंग एक्ट लागू हुआ था। बंगाल प्रेसिडेंसी के प्रशासन हेतु एक गवर्नर जनरल की नियुक्ति किस अधिनियम के तहत की गई थी? तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत बंगाल प्रेसिडेंसी के प्रशासन हेतु एक गवर्नर जनरल की नियुक्ति की गई थी। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के अंतर्गत किन अन्य प्रेसिडेंसियों को बंगाल प्रेसिडेंसी के अधीन कर दिया गया था? तो था मद्रास प्रेसिडेंसी और बम्बई प्रेसिडेंसी। किस अधिनियम के द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया था? तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 था। मित्रों 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के तहत जो बंगाल का गवर्नर होता था उसको बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया था। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 द्वारा गठित गवर्नर जनरल की परिषद की सदस्य संख्या कितनी थी? तो इसमें 4 सदस्य होते थे। बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल किसे बनाया गया था? तो बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग को बनाया गया था। वह अधिनियम जिसके अंतर्गत भारत में सर्वप्रथम सर्वोच्च न्यायालय स्थापित किया गया था। तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 था। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के द्वारा सर्वप्रथम कहाँ एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी? तो कलकत्ता में। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 द्वारा स्थापित सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या कितनी थी? तो इसमें न्यायाधीशों की संख्या 4 थी। एक मुख्य न्यायाधीश तथा 3 अन्य न्यायाधीश थे। मुख्य न्यायाधीश एलिजा एमपी थी। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 द्वारा स्थापित सर्वोच्च न्यायालय की अधिकारिता क्षेत्र में शामिल विषय थे। तो इसमें सिविल न्यायालय, आपराधिक मामले और नौसेना मामलों की सुनवाई होती थी। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट द्वारा स्थापित सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों के विरुद्ध अपील हो सकती थी। तो प्रिवी काउंसिल में, और ये प्रिवी काउंसिल इंग्लैंड में होता था। इसी प्रिवी काउंसिल में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों के विरुद्ध आप अपील कर सकते थे। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 की त्रुटियों के परिमार्जन हेतु किस अधिनियम को पारित किया गया था? एक्ट ऑफ सेटलमेंट जो 1781 में पारित हुआ था। किस अधिनियम के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के मामलों को देखने के लिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की स्थापना हुई थी? तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773। तो मित्रों रेगुलेटिंग एक्ट से इतने पॉइंट आपके बनते हैं। अब अगला पॉइंट हम देखते हैं पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के बारे में। तो सबसे पहला प्रश्न यही बनता है, किस अधिनियम द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक तथा राजनीतिक कार्यों को पृथक कर दिया गया था? तो पिट्स इंडिया एक्ट 1784 द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक तथा राजनीतिक कार्यों को अलग कर दिया गया था। पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के अंतर्गत ईस्ट इंडिया कंपनी पर राजनीतिक नियंत्रण एवं निरीक्षण हेतु किस संस्था की स्थापना की गई थी? तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल, जिसे नियंत्रण मंडल कहा जाता था। पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के तहत पूर्व के देशों में ब्रिटिश उपनिवेशों के प्रशासन पर नियंत्रण तथा निरीक्षण का उत्तरदायित्व किस पर था? तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल पर था। 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के अधीन गठित किए गए बोर्ड ऑफ कंट्रोल के सदस्यों की नियुक्ति की जाती थी। तो ब्रिटिश सम्राट द्वारा इनके सदस्यों की नियुक्ति की जाती थी। पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के तहत कंपनी के व्यापारिक मामलों के अधीक्षण की अनुमति किसके पास थी? तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के पास। अब देखते हैं मित्रों अधिनियम 1786 के बारे में। गवर्नर जनरल को विशेष परिस्थितियों में अपनी परिषद के निर्णय को निरस्त करने अथवा लागू करने का अधिकार प्रदान किया गया था। तो यह 1786 के अधिनियम में पारित किया गया था। किस अधिनियम के द्वारा गवर्नर जनरल को प्रधान सेनापति की शक्तियां प्रदान की गई थी? तो 1786 के अधिनियम द्वारा। अब आइए देखते हैं चार्टर एक्ट 1793 के बारे में। चार्टर अधिनियम 1793 के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक अधिकारों को कितने वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया था? तो 20 वर्षों के लिए।
किस चार्टर के द्वारा नियंत्रण मंडल अर्थात बोर्ड ऑफ कंट्रोल के सदस्यों को भारत के राजस्व से वेतन देने का प्रावधान किया गया था? तो 1793 का चार्टर एक्ट। किस चार्टर के द्वारा यह स्पष्ट किया गया कि गवर्नर जनरल बंगाल में अपनी अनुपस्थिति के समय परिषद के असैनिक सदस्यों को अपने परिषद का उप प्रधान नियुक्त कर सकता था? तो चार्टर अधिनियम 1793। किस अधिनियम के द्वारा बिना लाइसेंस के शराब की बिक्री पर रोक लगा दी गई थी? तो 1793 का चार्टर अधिनियम। अब आइए देखते हैं मित्रों चार्टर एक्ट 1813 के बारे में। किस चार्टर द्वारा सभी अंग्रेज व्यापारियों को भारत से व्यापार की छूट प्रदान करने का उपबंध किया गया था? तो 1813 का चार्टर एक्ट। भारत में ईसाई धर्म के प्रचार की अनुमति प्रदान की गई थी? तो भारत में ईसाई धर्म के प्रचार की अनुमति चार्टर एक्ट 1813 द्वारा प्रदान किया गया था। किस चार्टर के द्वारा भारत में शिक्षा पर ईस्ट इंडिया कंपनी को 1 लाख रुपए वार्षिक खर्च करने का प्रावधान किया गया था? तो चार्टर एक्ट 1813 द्वारा पहली बार ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1 लाख रुपए भारत में शिक्षा पर खर्च करने का प्रावधान किया था, तो वो था चार्टर एक्ट 1813। किस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश संसद ने चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत के साथ व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया? तो 1813 का चार्टर एक्ट अधिनियम। अर्थात मित्रों केवल ईस्ट इंडिया कंपनी ही चाय और चीन के साथ व्यापार कर सकती थी, इसके अलावा ईस्ट इंडिया कंपनी के सारे अधिकार भारत से छीन लिए गए थे। अगला चार्टर एक्ट देखते हैं 1833 का चार्टर एक्ट। ईस्ट इंडिया कंपनी के सभी वाणिज्यिक एकाधिकार कब समाप्त कर दिए गए थे? तो चार्टर एक्ट 1833 द्वारा, अर्थात जो चाय और चीन का अधिकार ईस्ट इंडिया कंपनी को दिया गया था उस अधिकार को भी चार्टर एक्ट 1833 द्वारा पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया था। किस अधिनियम द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया था? तो 1833 के चार्टर एक्ट द्वारा। अर्थात मित्रों जो बंगाल का गवर्नर जनरल था वह अब पूरे भारत का गवर्नर जनरल माना जाएगा। भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो लॉर्ड विलियम बेंटिक। तो लॉर्ड विलियम बेंटिक को 1833 के चार्टर एक्ट द्वारा ही भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बनाया गया था। वह चार्टर जिसने बम्बई तथा मद्रास की परिषदों की विधि निर्मात्री शक्ति को समाप्त कर दिया था, तो वो था 1833 का चार्टर एक्ट। चार्टर एक्ट 1833 के किस धारा में यह उपबंध किया गया कि किसी भी भारतीय को मात्र धर्म, जन्म स्थान, वंश तथा वर्ण के आधार पर सरकारी सेवा के लिए अयोग्य नहीं माना जाएगा? तो धारा 87 था। किस चार्टर एक्ट के द्वारा यह सुनिश्चित किया गया कि भारतीय क्षेत्रों का प्रशासन अब ब्रिटिश सम्राट के नाम से किया जाएगा? तो चार्टर एक्ट 1833 था। किस चार्टर एक्ट के द्वारा भारत में दास प्रथा को गैर कानूनी घोषित किया गया था? तो चार्टर एक्ट 1833 द्वारा भारत में दास प्रथा को गैर कानूनी घोषित किया गया था। गवर्नर जनरल की परिषद में एक विधि विशेषज्ञ चौथा सदस्य के रूप में का प्रावधान किया गया था? तो चार्टर एक्ट 1833 द्वारा। पहला विधि विशेषज्ञ किसे नियुक्त किया गया था? तो लॉर्ड मैकाले था। अब आइए देखते हैं चार्टर एक्ट 1853 के बारे में। पहली बार किस एक्ट के द्वारा गवर्नर जनरल के विधि व प्रशासनिक कार्यों का विभाजन किया गया था? तो चार्टर एक्ट 1853 द्वारा। किस एक्ट द्वारा विधि निर्माण के लिए भारतीय विधान परिषद की स्थापना की गई थी? तो 1853 के चार्टर एक्ट द्वारा। किस राजलेख में बंगाल के प्रशासनिक कार्य हेतु एक नए लेफ्टिनेंट गवर्नर की नियुक्ति का प्रावधान किया गया था? तो चार्टर एक्ट 1853 द्वारा। 1853 के चार्टर एक्ट के द्वारा सिविल सेवाओं के लिए प्रतियोगी परीक्षाओं का शुभारंभ हुआ तथा इसे भारतीयों के लिए भी खोल दिया गया। इसी संदर्भ में वर्ष 1854 में एक समिति की स्थापना हुई थी। उस समिति का नाम था मित्रों लॉर्ड मैकाले समिति। भारतीय विधान परिषद में पहली बार क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व का सिद्धांत कब आरंभ किया गया? तो 1853 के चार्टर अधिनियम के द्वारा। किस राजलेख के द्वारा ब्रिटिश सरकार ने ईस्ट इंडिया कंपनी के निर्देशों से भारत में की जाने वाली नियुक्ति संबंधी शक्ति वापस ली थी?
तो 1853 के चार्टर एक्ट। अब आइए देखते हैं भारत शासन अधिनियम 1858 ब्रिटिश संसद द्वारा एक्ट फॉर दी वेटर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया किस वर्ष पारित किया गया था? तो वर्ष 1858। किस अधिनियम द्वारा भारत का शासन कंपनी के हाथों से ले लिया गया और उसको ब्रिटिश ताज के अधीन कर दिया गया था? तो भारत शासन अधिनियम 1858। 1857 की क्रांति के बाद मित्रों भारत का शासन कंपनी के हाथों से ले लिया गया था और 1858 में ब्रिटिश ताज के अधीन कर दिया गया था। भारत सरकार अधिनियम 1858 के तहत अब गवर्नर जनरल को क्या कहा जाने लगा? तो वायसराय कहा जाने लगा। अर्थात मित्रों 1858 के पहले भारत का गवर्नर जनरल होता था, लेकिन 1858 के बाद भारत का गवर्नर जनरल अब वायसराय कहा जाने लगा। तो भारत के प्रथम जो वायसराय थे वो लॉर्ड कैनिंग थे। 1858 के अधीन के द्वारा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स तथा बोर्ड ऑफ कंट्रोल को समाप्त करके इनके समस्त अधिकारों को किसे दे दिया गया था? तो भारत के राज्य सचिव को। किस अधिनियम द्वारा निदेशक मंडल और नियंत्रण मंडल को समाप्त कर दिया गया था? तो 1858 के अधिनियम द्वारा। 1858 के अधिनियम के तहत भारत का सचिव की सहायता के लिए उपबंध किया गया था। तो 15 सदस्यीय भारत परिषद का। किस अधिनियम के द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को भारत का सचिव की आज्ञा के अनुसार कार्य करने के लिए बाध्य कर दिया गया था? तो 1858 का अधिनियम। भारत राज्य सचिव का ब्रिटिश संसद के प्रति उत्तरदायी होने का क्या कारण था? तो उसका ब्रिटिश मंत्रिमंडल का सदस्य होना। अगला अधिनियम है भारत परिषद अधिनियम 1861। आधुनिक भारत में सर्वप्रथम प्रतिनिधित्व प्रणाली का आरंभ करने वाला अधिनियम कौन सा था? तो 1861 का भारत परिषद अधिनियम था। किस अधिनियम के द्वारा सर्वप्रथम भारतीयों को कानून बनाने की प्रक्रिया में सम्मिलित किया गया था? तो 1861 के अधिनियम द्वारा पहली बार भारतीयों को कानून बनाने की प्रक्रिया में सम्मिलित किया गया था। भारत परिषद अधिनियम 1861 के द्वारा आपातकाल में अध्यादेश जारी करने की शक्ति किसे दी गई थी? तो वायसराय को। 1861 के पहले आपातकाल में अध्यादेश जारी करने की शक्ति नहीं दी गई थी, तो पहली बार आपातकाल में अध्यादेश जारी करने की शक्ति वायसराय को 1861 अधिनियम द्वारा प्रदान किया गया था। किस अधिनियम द्वारा मद्रास बम्बई की प्रेसिडेंसी को पुनः विधायी शक्तियां देकर केंद्रीकरण के प्रक्रिया की शुरुआत की गई थी? तो भारत परिषद अधिनियम 1861 द्वारा। किस अधिनियम में विधि निर्माण के क्षेत्र में शक्ति विभाजन के सिद्धांत की कल्पना की गई थी? तो भारत परिषद अधिनियम 1861 द्वारा शक्तियों का विभाजन का सिद्धांत दिया गया था। 1861 के भारतीय परिषद अधिनियम द्वारा वायसराय की परिषद को कानून बनाने की शक्ति प्रदान की गई थी, जिसके तहत लॉर्ड कैनिंग ने शुरुआत की थी। तो विभागीय प्रणाली अर्थात भारत में जो विभागीय प्रणाली है मित्रों, उसकी शुरुआत लॉर्ड कैनिंग ने की थी। 1861 में भारतीय परिषद अधिनियम द्वारा वायसराय की कार्य परिषद में विधि निर्माण हेतु सम्मिलित किए जाने वाले कितने अतिरिक्त सदस्यों की संख्या का उपबंध किया गया था? तो न्यूनतम 6 सदस्य, जबकि अधिकतम 12 सदस्य होते थे। भारतीय परिषद अधिनियम 1861 द्वारा वायसराय की कार्यकारी परिषद में सम्मिलित किए जाने वाले अतिरिक्त सदस्यों का जो कार्यकाल होता था वह 2 वर्ष का होता था। भारतीय परिषद अधिनियम 1861 के अंतर्गत प्रांतों में स्थापित की गई विधान परिषदें थी। तो बंगाल था जिसमें 1862 में स्थापित की गई, उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत था जिसमें 1866 में, और पंजाब में 1897 में स्थापित की गई थी। वायसराय की कार्य परिषद में विधि सदस्य को किस रूप में सम्मिलित किया गया था? तो 5वें सदस्य के रूप में। वायसराय को परिषद के कार्य संचालन हेतु नियमों तथा आदेशों के निर्णय का अधिकार किस अधिनियम द्वारा दिया गया था? तो 1861 के भारतीय परिषद अधिनियम द्वारा। वह अधिनियम जिसमें भविष्य की प्रतिनिधि सरकार के शुभारंभ का प्रथम प्रयास किया गया था। तो भारतीय परिषद अधिनियम 1861। वायसराय को अपनी परिषद के सदस्यों में कार्य विभाजन अर्थात पोर्टफोलियो या विभागों का बंटवारा का अधिकार दिया गया था। तो भारतीय परिषद अधिनियम 1861 द्वारा।
भारतीय परिषद अधिनियम 1861 के अधीन गठित वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में प्रशासनिक सेवा के सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो इनकी संख्या 3 होती थी। किस अधिनियम ने मद्रास तथा बंबई प्रांतों की विधानसभाओं को विधि निर्माण हेतु सशक्त किया था? तो भारतीय परिषद अधिनियम 1861। तो मित्रों यहाँ से 1861 से इतने प्रश्न आपके बनते हैं। अब देखते हैं हम लोग भारतीय परिषद अधिनियम 1892 के बारे में। केंद्रीय विधान परिषद सहित वायसराय को अतिरिक्त सदस्यों के मनोनयन का अधिकार किस अधिनियम के द्वारा दिया गया था? तो वो था भारतीय परिषद अधिनियम 1892। केंद्रीय विधान परिषद में मनोनीत किए जाने वाले अतिरिक्त सदस्यों की संख्या निर्धारित की गई थी। तो न्यूनतम 10 होते थे जबकि अधिकतम 16 होते थे। बंबई तथा मद्रास की परिषदों में गवर्नर द्वारा नियुक्त किए जाने वाले अतिरिक्त सदस्यों की संख्या निर्धारित की गई थी। तो न्यूनतम इसमें 8 होते थे जबकि अधिकतम 20 होते थे। बंगाल प्रांत की परिषद में गवर्नर द्वारा नियुक्त किए जाने वाले अतिरिक्त सदस्यों की संख्या कितनी निश्चित की गई थी? तो अधिकतम 20। केंद्रीय विधान परिषद में अतिरिक्त सदस्यों का निर्धारित कार्यकाल कितना था? तो 2 वर्ष था। केंद्रीय विधान परिषद में अतिरिक्त सदस्यों के निर्वाचन हेतु कौन सी रीत अपनाई गई थी? तो परोक्ष निर्वाचन रीत। किस अधिनियम द्वारा केंद्रीय तथा प्रांतीय दोनों विधान परिषदों के सदस्यों को बजट पर बहस करने एवं प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया था? तो भारतीय परिषद अधिनियम 1892। इससे पहले बजट पर कोई भी भारतीय बहस नहीं कर सकता था और ना ही प्रश्न पूछ सकते थे। 1892 के अधिनियम के अंतर्गत नवीन विधि निर्माण के तहत प्रांतीय व्यवस्थापिका सभाओं के लिए अनिवार्य था। तो गवर्नर जनरल की पूर्व स्वीकृति। आपातकाल या विशेष आवश्यकता की स्थिति में गवर्नर जनरल को व्यवस्थापिका सभा की मदद से प्रांतों के लिए विधि निर्माण का अधिकार देने वाला अधिनियम था। तो भारतीय परिषद अधिनियम 1892 था। 1892 के अधिनियम के अधीन प्रांतीय परिषद के अतिरिक्त सदस्यों का चुनाव किया जाता था। तो विश्वविद्यालय, नगर पालिका, जिला परिषद, व्यापार संघ, जमींदारों आदि की सिफारिशों पर होता था। 1892 के अधिनियम के तहत केंद्रीय परिषद के गैर सरकारी सदस्यों का निर्वाचन किस प्रकार होता था? तो प्रांतीय परिषदों के गैर सरकारी सदस्यों की सिफारिशों पर। 1892 के अधिनियम के अधीन गठित होने वाली व्यवस्थापिका सभाओं के सदस्य किस प्रकार के प्रश्न नहीं पूछ सकते थे? तो पूरक प्रश्न और तर्कपूर्ण प्रश्न। 1892 के अधिनियम द्वारा स्थापित व्यवस्थापिका सभाओं की वास्तविक स्थिति थी परामर्शदात्री परिषदों जैसी। 1892 के अधिनियम द्वारा किए गए सुधारों का पूर्ण लाभ उठाने की सलाह देने वाले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेता सुरेंद्र नाथ बनर्जी थे। 1892 के अधिनियम के अधीन गठित होने वाली केंद्रीय परिषद के सदस्य बनने वाले प्रमुख भारतीय नेता गोपाल कृष्ण गोखले, रास बिहारी बोस तथा सुरेंद्र नाथ बनर्जी थे। तो मित्रों ये भारतीय संविधान के संवैधानिक विकास का पहला वीडियो है। अगले वीडियो में पुनः मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।